दिया था मैंने। कहां तक पढ़ा दिया था? एलर्जी हो गया था क्या? वैक्सीन। ये हो गया था कि एचएलए सिस्टम? एचएलए सिस्टम हो गया था? नहीं हुआ एचएलए सिस्टम। ये हो गया था, ये टेबल हो गई थी। ये टेबल भी नहीं हुई। नहीं यार, ऐसे मत करो। बस यहीं तक हुआ था। ओ माय गॉड, मेरे भगवान, आप इतना पीछे कैसे चल रहे हैं यार? चलिए, अब चल रहे हैं तो चल रहे हैं। चलिए बात करते हैं। आ जाइए। वेरी गुड इवनिंग। वैक्सीन की बात करते हैं। वैक्सीन क्या है, हम जान चुके हैं कि हम पैथोजन दे रहे हैं या उसका कोई पार्टिकल दे रहे हैं जिससे हमारी बॉडी में क्या जनरेट हो, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट हो। और जब वो हमारी बॉडी में आए, जब वो हमारी बॉडी में आए तो हम क्या जनरेट कर सकें, सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट कर सकें। क्या जनरेट कर सकें? सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स को जनरेट कर सकें। क्लियर? सही हो जाएगा तुषार, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब हम बात करते हैं वैक्सीन की। तो या तो हम देते हैं वैक्सीन में पूरा का पूरा पैथोजन। क्या दे देते हैं? पूरा का पूरा पैथोजन। उसको या तो हम देंगे वीक करके, एट्यूनेटेड करके, या उसको देंगे इनएक्टिव करके, यानी कि किल कर कर। दोनों कंडीशन में हम कह रहे हैं, दोनों कंडीशन में हम कह रहे हैं पूरा का पूरा पैथोजन दे रहे हैं, या तो वीक करके या किल करके। दूसरा वैक्सीन है बैक्टीरियल टॉक्सिन। इसमें हम पैथोजन नहीं दे रहे हैं। पैथोजन जो टॉक्सिन रिलीज कर रहा था, जो मेरे अंदर जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, मैं उसी टॉक्सिन को बाहर बनवाऊंगा और उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दूंगा, तो उसको कहूंगा टॉक्सोइड। और वो टॉक्सोइड में अगर बॉडी में लगा रहा हूं तो वो हो गया दूसरे टाइप का वैक्सीन, जिसको हम कहते हैं टॉक्सोइड वैक्सीन। फिर हमारे पास टेक्निक आई किसकी? आरडीटी की टेक्निक। किसकी आई भाई? आरडीटी की, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप सबने नाम सुना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की टेक्निक आई। और इस टेक्निक से हम क्या करने लगे? आर्टिफिशियली बाहर क्या बनाने लगे? वैक्सीन्स बनाने लगे। तो उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। और इसमें हम पूरा का पूरा पैथोजन नहीं दे रहे, पूरा का पूरा टॉक्सिन भी नहीं दे रहे। इसमें हम क्या देते हैं? उसका डीएनए या उसका वो जीन जो क्या बना रहा है, एंटीजेनिक प्रोटीन, उससे बनवा के वो प्रोटीन दे रहे हैं जो ये सब काम कर रहा है। हम वो प्रोटीन बाहर बनवा के उस एंटीजन का वो प्रोटीन जो डिजीज कर रहा है उसको दे रहे हैं, वो हो गया आपका वैक्सीन। तो ये जो दोनों कैटेगरी है, ये फर्स्ट टाइप की जनरेशन है, और ये जो कैटेगरी है ये सेकंड जनरेशन के वैक्सीन हैं। कैसे जनरेशन के वैक्सीन हैं? सेकंड जनरेशन के वैक्सीन। अभी तक हमारे पास दो ही जनरेशन है, तीसरी जनरेशन पे काम चल रहा है, तीसरी जनरेशन पे काम चल रहा है। और ये जो तीसरी जनरेशन है ये है डीएनए वैक्सीन। क्या है ये? डीएनए वैक्सीन। इनको हम डीएनए सिंथेटिक वैक्सीन भी बोलते हैं, जो कि है थर्ड जनरेशन की। तो अभी तक हमारे पास जो सक्सेसफुली आई है वो कौन सी आई है बोलो? ये नाम दे दिए बेटा, सबसे पुरानी जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन, इस तरीके से नाम दे दिए है ना। ये सिंपल नाम है अपने जनरेशन वाइज के। क्लियर? तो ये दोनों भी फर्स्ट के ही पार्ट हैं। बैक्टीरियल टॉक्सिन भी फर्स्ट का है और रिकॉम्बिनेंट किसका है? सेकंड का पार्ट है। प्रिंसिपल वैक्सीनेशन की बात करें तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये किसके ऊपर बेस्ड है? मेमोरी के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? मेमोरी के ऊपर। क्लियर है यहां तक? अगर हमारे पास मेमोरी की पावर नहीं होती तो हम कभी भी वैक्सीनेशन के बारे में सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर? चलिए, ये देखिए भाई, यहां आपको बहुत सारी बीमारियों के नाम दे रखे हैं। हमें इतना इसमें कोई खास
डीप में नहीं जाना है। यहाँ पे देखो वही लाइव वैक्सीन दे रखा है, नेचुरली एटेन्यूएटेड करके, किल्ड वैक्सीन दे रखा है, ये भी फर्स्ट जनरेशन है, इनएक्टिवेट करके टॉक्सोइड दे रहे हैं, ये भी फर्स्ट जनरेशन है। और सेकंड जनरेशन में क्या आएगा आपका, रिकॉम्बिनेंट एंटीजन वैक्सीन। क्लियर, जैसे स्मॉल पॉक्स, रोटा वायरस, बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन, मीजल, मम्स, रुबेला, ये सब के वैक्सीन कौन से हैं, लाइव। तो सर हमें ये सब पढ़ने हैं क्या, नहीं। एक तो ये बीसीजी का याद कर लो, एक ये ओरल पोलियो वैक्सीन का याद कर लो। 2 बूंद जिंदगी की सुना होगा, वो ओरल पोलियो वैक्सीन ही है, वो तो हमें पिलाई जा रही है। एक पोलियो की वैक्सीन बनी थी, साक पोलियो, जो इंजेक्ट करने वाली थी। कौन सी थी, इंजेक्ट करने वाली। तो हमारे यहाँ तो ओरल पोलियो वैक्सीन चलती है ये। अब एक तो आपको सिर्फ ये याद करने हैं, ये दोनों बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन। और आपको इसमें एक याद रखना है, ये टिटनेस वाला, कि टिटनेस का कौन सा है, ये टॉक्सोइड वैक्सीन है सर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद करना है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। तुषार इसमें जाना ही नहीं है अपने को, है ना, जाना ही नहीं है, अपने कोई काम की चीज नहीं है। हेपेटाइटिस बी जो है, हेपेटाइटिस आपने नाम सुना होगा, 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। तो जो बी है उसका हमने वैक्सीन बनाया है, किसकी हेल्प से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। अब ये क्या होता है, ये आपने सुना होगा, आरडीटी टेक्निक क्या होती है भाई, जैसे जो हमारा जीन है जो हमें पसंद आ गया, उसको हम क्या करते हैं, वेक्टर के साथ जोड़ते हैं, और उस वेक्टर को किसी होस्ट में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। और जब जब वो होस्ट क्या करता है, अपनी कॉपीज बनाता है, तब तब हमारा जीन भी अपनी कॉपीज बनाता है, और हमें उससे क्या मिल जाता है, प्रोटीन मिल जाता है। तो इस तरीके से जो भी हमें जीन था जिसका वैक्सीन चाहिए था, जैसे मान ली कोई बैक्टीरिया है, जो कोई बैक्टीरिया है और वैक्सीन हमें उससे चाहिए, तो हम उसका वो जीन निकालेंगे जिससे वो सब काम कर रहा था, उसकी प्रोटीन बनाएंगे और उससे वैक्सीन बनाएंगे। तो हेपेटाइटिस बी के जो टेक्निक, जिस टेक्निक से बनाया गया था, वो था आरडीटी टेक्निक। और किसके अंदर डाला था, होस्ट किसको लिया था, ईस्ट को लिया था। किसको लिया था, यहाँ पर होस्ट किसको लिया था भाई, ईस्ट को लिया था। ईस्ट समझते हैं आप सब लोग। अरे अलग अलग वैक्सीन में हम अलग अलग आरडीटी टेक्निक्स में, हाँ सौम्या जी, हम सबके चैट पढ़ पा रहे हैं, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं बीच में अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा, वरना फिर अपनी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल, ये अनक्योरेबल है, हेपेटाइटिस बी, सही कहा आपने, है ना। तो ये डिजीज क्या होती है सर, इनमें क्या क्या होता है, इसमें अपने को बिल्कुल जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर, सिर्फ ये याद रखो कि कौन सा वैक्सीन, जैसे एक तो ये इंपॉर्टेंट, ये स्टार मार्क कर दिया मैंने, ये स्टार मार्क कर दिए, बस वो अपने को याद रखना है। क्लियर, बोलो। फिर वैक्सीन से क्या फायदा, कौन है ये, अरे वैक्सीन तो फिर होने ही नहीं देगा ना। पोलियो भी अगर एक बार हो गया तो सही नहीं होगा, लेकिन पोलियो की वैक्सीन लगा लोगे तो वो पोलियो होगा ही नहीं। कैसी बात कर रहे हो यार सौम्या जी आप। वैक्सीन इज अ प्रोफाइलैक्सिस, वैक्सीन कोई इलाज नहीं है, वैक्सीन कोई इलाज नहीं है। कनक जी, अगर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी पढ़ी है जेनेटिक्स में, बायोटेक में, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपको वापस बोल रहा हूं, वैक्सीन कोई इलाज नहीं है। कोरोना ना हो इसलिए हम वैक्सीन ले रहे हैं, कोरोना की दवाई नहीं है वैक्सीन। वैक्सीन किसी भी चीज की कोई दवाई नहीं है, ये हमें तो वो डिजीज ना हो, प्रोफाइलैक्सिस है, प्रिवेंशन है। क्लियर, चलो इतने सारे डिजीज नाम रखने का कोई आपको जरूरत, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पैसिव इम्यूनाइजेशन की बात करें तो इसकी बात मैं आपको पहले ही बता चुका था। जितनी भी आपकी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है, याद है आपको, हम बाहर से क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बना बना के दे रहे हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बना बना के दे रहे हैं। तो वो कौन से पार्ट है, क्या वो एक्टिव का पार्ट है, या वो एक्टिव का पार्ट है या पैसिव का पार्ट है, बिल्कुल पैसिव का पार्ट है, जिसमें आपका क्या आ सकता है, एंटी सीरम आ सकता है, एंटी वेनम आ सकता है,
तो दोनों के दोनों एक्वायर्ड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल हैं। इसका फादर कौन था? वॉन बेरिंग। याद करो, उसने डिप्थीरिया का जो बाहर एंटीबॉडी बनाई थी। तो ये है पैसिव। वैक्सीन जो है वो एक्टिव के एग्जाम्पल है। एंटी सीरम, एंटी वेनम पैसिव के एग्जाम्पल है। ये जब मैंने आपको पहली क्लास में जब वो टेबल बनवाई थी, कौन सा एक्टिव है कौन सा पैसिव है, तब आप लोगों ने जिसने ध्यान से समझ लिया होगा तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। क्लियर है? हमारी बॉडी अगर खुद एंटीबॉडी बना रही है तो एक्टिव, और नहीं बना रही है, बाहर से बनी बनाई ले रही है, तो पैसिव। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अब बात कर रहे हैं हम ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की। मान लीजिए किसी का लीवर फेल हो गया, किसी का कोई ऑर्गन फेल हो गया। अब हमारे पास एक ही है कि इस ऑर्गन को बदला जाए। इस ऑर्गन को क्या किया जाए? बदला जाए। तो हम मेडिकल की शॉप पे जाएंगे और वहां से लीवर उठा लाएंगे, आधा किलो का, 1 किलो का, जो भी रिक्वायरमेंट होगी। बोलो हाँ। नहीं सर, वो सब चीजें वहां पे नहीं मिलती। हमें एक डोनर की जरूरत पड़ेगी। और जब भी हम बोलते हैं डोनर की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे बोलते हैं एक सूटेबल डोनर की जरूरत पड़ेगी। यानी कि हर किसी का ऑर्गन हर किसी को सूट नहीं करता। हमारी बॉडी जब कोई ऑर्गन उसको हम लगाते हैं तो हमारी बॉडी उसको एज अ फॉरेन पार्टिकल समझती है कि ये तो पैथोजन है, इसको मारो। अरे वो तो हमारे काम के लिए है। अरे होगा, पर मेरी इम्यून सिस्टम तो इसको क्या समझ रहा है? फॉरेन पार्टिकल समझ रहा है, तो वो तो इसको रिजेक्ट कर देगा। मैंने आपको पहले बताया था, ग्राफ्ट रिजेक्शन में, ट्रांसप्लांटेशन को रिजेक्ट करने में कौन सी इम्यूनिटी का रोल होता है? इननेट का या एएमआई का? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सीएमआई का, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। बहुत शानदार बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए, जब भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें दोनों का ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ेगा। ब्लड ग्रुप मैच होगा तभी बात आगे बढ़ेगी। मैंने बोला ना सूटेबल डोनर। सूटेबल डोनर का क्या मतलब है? कि सारी चीजें मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उसकी ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, वो मैच होना चाहिए। वो मैच नहीं होगा तो उधर क्लोटिंग होने का खतरा रहेगा। दूसरा, फिर हम उसका ब्लड टेस्ट करेंगे। जो भी डोनर होगा उसका क्या करेंगे? ब्लड टेस्ट करेंगे। स्क्रीनिंग होगी ब्लड की। टेस्ट में स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग मतलब ब्लड की हर एक जांच होगी। उसमें एचआईवी तक भी होगा। अगर मान लो किसी डोनर ने अपना लीवर तो दे दिया, साथ में उसको एचआईवी भी था, तो एचआईवी वायरस भी तो लीवर में पड़े हुए हैं, वो भी तो आपके अंदर आ जाएंगे। तो हमें सारी चीजें चेक करनी पड़ेगी। और जब हम एक बार ये ले लेंगे, कोई ऑर्गन हमने हमारे अंदर ट्रांसप्लांट कर लिया, तो हमें जीवन भर क्या खानी पड़ेंगी? हमें जीवन भर क्या खानी पड़ेंगी? ड्रग्स खानी पड़ेंगी। और ऐसी ड्रग्स जो इम्यूनो सप्रेसिव हो, जो इम्यून सिस्टम को शांत रखे। क्यों सर? अरे आपका इम्यून सिस्टम जाग गया तो आपके ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर सकता है। इसलिए उसको शांत रखना पड़ेगा। उसको पैसे खिलाते रहने पड़ेंगे, भाई उधर मत देखो, उधर वो हमारे काम की चीज है। फिर आप लोग सोच रहे होंगे, सर इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग खाएंगे तो फिर वो बीमार भी तो रहेगा बेचारा। हाँ बिल्कुल, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा तो बहुत ध्यान से उसको रहना पड़ेगा। वो अपनी तरह पार्टीज नहीं कर सकता, वो अपनी तरह भीड़ भाड़ में नहीं जा सकता, वो अपनी तरह स्विमिंग पूल में स्विमिंग नहीं कर सकता। उसको सब जगह से बहुत ज्यादा हाइजीन के साथ रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या है? बोलो। उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस है। डोनर की भी डेट हो जाती है। अरे डोनर तो वही देगा ना। अभी मैं जिंदा हूं, मैं चाहता हूं अपना लीवर डोनेट करना, तो अभी थोड़ी होगा मेरा कि अभी मेरे लीवर निकाल के ले जाएंगे। जब मेरी मौत होगी तब लीवर डोनेट कर दिया जाएगा। ऐसे होता है। कोई अपनी पूरी बॉडी डोनेट करता है, कोई आंखें डोनेट करता है। तो मैं अभी लिख के दे दिया कि मैंने अपनी आंखें डोनेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अभी मेरे आंखें खोल के ले जाएंगे। मैं क्या करूंगा फिर? है ना? समझ में आ रही है चीज? तो वो बात की बात है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एमएससी मैचिंग। यही वो है जो आपके टिश्यू को रिजेक्ट करवाता है। ध्यान से सुनेंगे, यही वो है जो आपके टिश्यू को रिजेक्ट करवाता है। इसे हम बोलते हैं एमएचसी, या इसी को बोलते हैं एचएलए। एमएससी या एचएलए। नहीं सौम्या जी, बिल्कुल नहीं होती। बताएंगे उसके बारे में भी, आगे देखते जाइए आप। इधर देखिए, मेजर हिस्टो
कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, या इसी का दूसरा नाम है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, क्योंकि ये एमएससी की डिस्कवरी ह्यूमन के ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी पर की गई थी, इसलिए नाम दे दिया एचएलए या एमएससी। ठीक है, ध्यान से सुनना होता क्या है, ध्यान से सुनना सब लोग, होता क्या है बताने जा रहा हूं मैं इसको। इसको मुझे ये नाम है ना आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे, इसलिए मैं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे स्पेस काम में लेनी पड़ेगी। तो मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, क्या बोला अपन ने इसको, मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हिस्टो, हिस्टो मतलब हिस्टो वर्ड आया है किससे, हिस्टोलॉजी से, टिश्यू, बिल्कुल। कंपेटिबिलिटी मतलब हम चेक कर रहे हैं कि ये एक दूसरे के लिए क्या है, कंपेटेबल तो है कि नहीं। अपन किसी से मिलते हैं, यार मेरी उससे ट्यूनिंग नहीं बैठी है ना, मेरी कंपेटेबिलिटी नहीं बैठी, जमता नहीं है मेरा उसके साथ, जम नहीं रहा, तो हम टिश्यू को जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। आपके अंदर जितनी भी सेल हैं मैक्सिमम सब कैसी हैं, न्यूक्लियस। सबके अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है। तो जो 6 नंबर का क्रोमोसोम है आपके अंदर, वो 6 नंबर का क्रोमोसोम एक एंटीजन बना रहा है। हर न्यूक्लिएटेड सेल के पास 6 नंबर का क्रोमोसोम है और वो उसी सेल के ऊपर एक एंटीजन बना रहा है, और उस एंटीजन का नाम है MSC1। क्या नाम है, ये आपकी बॉडी की हर सेल के पास है MSC1, हर एक के पास है जिसके पास न्यूक्लियस है। तो मतलब MSC1 किसके पास नहीं होगा, MSC1 किसके पास नहीं होगा, ये आरबीसी के पास नहीं होगा, क्योंकि आरबीसी के पास क्या नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। क्लियर। अब देखो जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल है उन सबके पास कौन है, MSC1। आपके अंदर MSC1, मेरे अंदर MSC1, और हम सबका MSC1 यूनिक है। हम सबका MSC1 क्या है, यूनिक है। आपका MSC मुझसे मिलता नहीं है, मेरा MSC आपसे मिलता नहीं है। जब मैं आपका लीवर मेरे अंदर लूंगा, जब मैं आपका लीवर अपने अंदर लूंगा, तो साथ में आपकी न्यूक्लिएटेड सेल भी तो आएंगी, लीवर के सेल न्यूक्लिएटेड हैं वो भी तो आएंगी, और उन पर क्या लगा हुआ है, उन पर क्या लगा हुआ है, MSC1। क्या लगा हुआ है, MSC1। जब वो मेरे अंदर आएगा तो मेरा इम्यून सिस्टम उस MSC1 को चेक करेगा और ये देखेगा कि ये MSC तो मेरा नहीं है, ये MSC तो मेरा नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, बोलो, उस केस में क्या होगा, वो अपना इम्यून सिस्टम MSC1 को नहीं पहचानेगा, वो उसको रिजेक्ट कर देगा, मार देगा। इसलिए MSC1 का मैच होना बहुत जरूरी है। तो हमारी जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल है उस पे कौन है, MSC1। और इस MSC1 का रिसेप्टर, इस MSC1 का रिसेप्टर कहां है, टी किलर सेल के पास। कहां है, टी किलर सेल के पास। यानी कि जब जब मेरे अंदर कोई एंटीजन आएगा उसके MSC को कौन चेक करेगा, उसके MSC को कौन चेक करेगा, टी किलर सेल। अगर टी किलर सेल ने उसको मैच करा और वो अपना निकला, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर अपना निकला तो क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टी किलर सेल बोलेगी अच्छा तू, अरे आप एलएन में आए, एलएन का आई कार्ड पहन के आ रहे हो, तो क्या गार्ड आपको रोकेगा, क्या आपको गार्ड रोकेगा क्या, बोलो, गार्ड रोकेगा क्या, नहीं रोकेगा। क्यों नहीं रोकेगा, क्योंकि गार्ड ने आपको पहचान लिया। कैसे पहचान लिया, क्योंकि आपके गले में जो आई कार्ड है वो किसका है, हमारा ही है ना। लेकिन अगर आप दूसरे कोचिंग के बच्चे हैं और वहां से आप आई कार्ड लगा के आ रहे हैं तो गार्ड रोकेगा और आपको बाहर निकाल देगा। तो MSC क्या है, आपका यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है आपकी सेल्स का। बात समझ में आई, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड है आपकी सेल्स का। आपकी सेल कहीं भी जाएगी MSC दिखाएगी। आपकी सेल
आपके बॉडी में घूम रही है, ये ले किलर सेल, ये मेरा एमएससी, देख 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 मेरा एमएससी, देख देख पा रहा है तू? हाँ, तू तो अपनी है, तेरे को कोई दिक्कत नहीं, तू जा मजे कर। लेकिन दूसरे का लीवर लिया, किडनी लिया, भेजा लिया, कुछ भी लिया, तो साथ में उसका MSC1 आ रहा है, मेरा टी किलर पहचानती नहीं है, उसको क्या कर देगी? रिजेक्ट कर देगी। अब आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये मास्टर बावला हो गया क्या? इस मास्टर ने थोड़ी देर पहले बोला कि हम सबका MSC यूनिक है, हम सबका MSC यूनिक है, तो किसी का भी नहीं मिलेगा, तो फिर ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस कैसे होते हैं? आया? जब आपका मेरा सेम नहीं, आपके आपके भाई का सेम नहीं, आपके आपके पापा का सेम नहीं, तो फिर ट्रांसप्लांटेशन कैसे होगा? तो मैंने कहा कि MSC 100% कभी किसी का मैच नहीं होता, लेकिन जो क्लोज रिलेटेड है उनका थोड़ा बहुत तो मैच होगा, थोड़ा बहुत तो मैच होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? और जितना ज्यादा मैच हो रहा है उतनी ही कम क्या खानी पड़ेगी? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स खानी पड़ेंगी। 100% अगर मैच हो जाता तो बिल्कुल ही क्या नहीं खानी पड़ती? इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स नहीं खानी पड़ती। लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर नहीं है रहा मैच, तो हमें ड्रग्स खानी पड़ेंगी। समझ में आई चीज? क्या आपको मैंने कोई एपीसी सेल नाम की चीज बताई थी क्या? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। आगे आएगा सौम्या। उस MSC, उसके ऊपर होता है MSC2, उसके ऊपर होता है MSC2, और इसका जो रिसेप्टर है MSC2 का जो रिसेप्टर है वो होता है टी हेल्पर के पास। किसके पास होता है? टी हेल्पर के पास। अगर किसी ने मेरी पिछली क्लासेस टाइम से ली है, समझ के ली है और घर जाके पढ़ी है, तो उसको बहुत तगड़ी चीज समझ में आई होगी, उसको बहुत तगड़ी चीज समझ में आई होगी, बहुत तगड़ी चीज समझ में आई होगी। क्या सर? क्या आपके अंदर जब भी पैथोजन जाएगा सबसे पहले स्वागत मैक्रोफेज करेगी? वो मैक्रोफेज जब भी एक्टिवेट होती है एपीसी बनाती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाती है, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MSC2 है। ये MSC2 एक्टिवेट हो जाता है, और एपीसी किसको एक्टिवेट कर रही थी? किसको एक्टिवेट कर रही थी? टी हेल्पर सेल को। किसको कर रही थी? टी हेल्पर सेल को। अब समझ में आया कैसे करती है? क्योंकि MSC2 है एपीसी के पास, और उसका रिसेप्टर है किसके पास? टी हेल्पर सेल के पास। वहां पे मैंने ये भी बोला था कि ऐसा कोई पैथोजन जो सेल के अंदर चला गया, जो बाहर नहीं घूम रहा, जिसको बाहर घूम रहा है उसको तो एंटीबॉडी निपटा देगी, जो अंदर चला गया है उसको कौन मारती है? इन्फेक्टेड सेल को कौन मारती है? टी किलर सेल। क्या आपकी इन्फेक्टेड सेल के अंदर न्यूक्लियस है? क्या उस इन्फेक्टेड सेल के ऊपर MSC1 है? तो अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन चला गया, कोई इन्फेक्टेड हो गई सेल, तो वो MSC1 के जरिए किसको बताएगी? टी किलर सेल को कि भाई मैं MSC1 देख, मुझे क्या, हाँ क्या हो गया? अरे मेरे अंदर क्या चला गया? पैथोजन चला गया। ले परफोरिन, ले लिम्फोटॉक्सिन, फट जा, मर जा। मुझे तुझे बचाना नहीं है, मुझे बाकी सेल्स को बचाना है। तू तो मर जाएगी तो दोबारा बन जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? सौम्या जी कह रही है मजा आ गया सर। क्यों मजा आ गया? क्यों? इन्हें वो चीज पता थी और इसलिए इन्होंने आज ये चीज कनेक्ट कर ली। जिसको भी वो चीज पता होगी उसको ये बहुत तगड़ी चीज बताई है मैंने, वो कनेक्ट कर पा रहा होगा। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सब लोग? बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों। तो मुझे अब इतना बता दो कि जब जब मुझे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा तो मुझे कौन सा MSC मैच करना पड़ेगा? जब जब मुझे कौन सा MSC मैच करना पड़ेगा जब जब मैं ट्रांसप्लांटेशन करूंगा? लिवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, अगर MSC1 या MSC2? अरे सर, जब हम किसी का लीवर ले रहे हैं तो न्यूक्लिएटेड सेल ले रहे हैं ना, तो MSC1 को मैच करना पड़ेगा। क्लियर? कौन सी एंटीबॉडी, कौन सी इम्यूनिटी जिम्मेदार है? सर CMI जिम्मेदार है, सर टी सेल जिम्मेदार है। किसके लिए? ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। क्या बात समझ में आई? बोलो। कनेक्ट हो गया भाई? तो MSC का रोल यहां पे सिर्फ इतना ही है कि आपको बस ये बोलना है
कि क्या हम ग्राफ्ट मैच करते वक्त, ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करते वक्त एमएससी मैच करेंगे? आपको बोलना है हाँ बिल्कुल करेंगे। क्या है क्या नहीं है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये चीज मैं इसलिए बताता हूं ताकि जो चीज मैंने आपको पहले पढ़ाई है वो चीज यहाँ पे इतनी शानदार करने से कनेक्ट होती है कि बच्चे को वो चीज कभी नहीं भूली जाती। मुझे नहीं पता कि कितनों को समझ में आया, लेकिन अगर फिर भी नहीं आया हो तो एक बार वो पढ़ना जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, पैथोजन आएगा, एपीसी और ये सब, और फिर यहाँ पे देखना तो आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या MSc1 टी किलर के पास है क्या? MSc1 टी किलर के पास है क्या? अरे यार, टी किलर सेल के पास तो रिसेप्टर है, टी किलर सेल के पास तो रिसेप्टर है MSc1 का। क्या MSc2 टी हेल्पर सेल के पास है क्या? नहीं सर, MSc2 तो APC के पास है, उसका रिसेप्टर टी हेल्पर के पास है। बहुत शानदार। चलो, ये डायग्राम जो दिख रहा है ये मॉड्यूल का डायग्राम है। यहां पर ये सेल दिखा रही है, एक न्यूक्लिएटेड सेल दिखा रही है जिसके बाहर ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये 6 नंबर के क्रोमोसोम है। 6 नंबर के क्रोमोसोम ने इसी सेल में, जिस सेल के अंदर ये 6 नंबर का क्रोमोसोम है, उसी के ऊपर एक एंटीजन बना लिया जिसको हमने नाम दे दिया MSc या HLA। ये प्रेजेंट होगा दो फॉर्म में, MSc1 और MSc2। MSc1 बनेगा जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल है एक्सेप्ट आरबीसी, और जितनी भी एपीसी है जिसमें एपीसी है, मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिक सेल है, बी सेल है, इनके ऊपर क्या बनेगा? MSc2 बनेगा। हाँ, तो वो इंटरल्यूकिन कब आएंगे श्रुति जी? जब MSc एक्टिवेट होगा तभी आएंगे। एंटीजन है कनक जी, आपके सेल का एंटीजन है। अरे MSc और देखो मैंने बताया था ना, दो चीजें हैं, आपके खुद के पास भी एंटीजन है और दूसरे का भी एंटीजन है। आपकी बॉडी आपके एंटीजन को तो पहचानती है लेकिन दूसरे के एंटीजन को नहीं पहचानती। तो MSc और कुछ नहीं, आपके खुद का अपना क्या है? आपके खुद का अपना क्या है? एंटीजन है। दुनिया की हर सेल के पास समझ लो एक आई कार्ड लटका हुआ है। दुनिया की हर सेल के पास क्या लटका हुआ है? आई कार्ड लगा हुआ है। हर हिंदुस्तानी के पास आधार है, वोटर आईडी कार्ड है। हमारी सेल को भी क्या देनी है? आइडेंटिटी देनी है। तो हमने हमारी सेल को क्या दे दिया? MSc दे दिया। आपके 6 नंबर के क्रोमोसोम ने आपकी सेल को क्या दिया? MSc दिया। मेरे 6 नंबर ने क्या दिया? मेरे सेल को MSc दिया। और हम सबका MSc अलग अलग है। अनुनाया, सॉरी मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूं, पर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं। सो डज MSc1 चेंज आफ्टर द सेल गेट्स अफेक्टेड? नहीं, ये आई कार्ड कभी चेंज नहीं होता है ना? आई कार्ड तो वही रहेगा ना। क्या समझ पाए आप? चलिए अब देखिए टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट्स के बारे में। आप दिवाली पे बम फोड़ रहे हैं, फटाके चला रहे हैं, चलाइए, खूब चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप फटाके चला रहे हैं तो कुछ फटाका आपके चेहरे पे आके चिपक गया, अगर आप अच्छे से नहीं चला रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आपकी स्किन डैमेज होती है। आप गए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, उसने कहा साहब थोड़ी सी स्किन हटानी पड़ेगी। आपको गो मैं तो सुंदरता खराब हो जाएगी, हम हुस्न परी हम जाने जहां, हम सबसे हसीन हम सबसे जवां, तो हम ये कैसे होने दें? उसने बोला चिंता मत कर, हम तुम्हारी स्किन ही तुम्हारे अंदर लगा देंगे, एकदम मस्त हो जाओगे, पता नहीं चलेगा किसी को। तो उसने कहा चलो ठीक है। तो आप ही की स्किन काट के आप ही के ऊपर लगा दी। क्या ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट किया? हाँ किया सर, लेकिन एक ही बॉडी में किया। इसी को क्या बोलते हैं? ऑटोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? ऑटोग्राफ्ट। पैर की लेते हैं बेटा, पैर क्या है, हम जो है कपड़े पहनते हैं नीचे की साइड, तो वो छुपा हुआ ऑर्गन है। थाई से ले लेते हैं, लोअर लिम्ब से ले लेते हैं, है ना? तो ऐसी जगह जहां वो छुपी रहे कॉस्मेटिक रीजन से, तो जहां पे भी आप चाहें वहां से भी आप वो स्किन हटवा सकते हैं। क्लियर है? तो आपका आप ही के साथ MSc, क्या MSc मैच करवाने की जरूरत, यहाँ पे कोई भी टेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी क्या मुझे? ब्लड टेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग, MSc किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे आप ही को तो लगा रहे हैं। क्लियर है? ऑटोग्राफ्ट। चलिए
अच्छा ये बताओ, ये ओवम, ये स्पर्म, दोनों का फ्यूज हुआ, एक जायगोट बना, दूसरे का एक, दोनों फ्यूज हुए, एक जायगोट बना। अब किसी कारण से ये जायगोट दो टुकड़ों में टूट गया, दो टुकड़ों में टूट गया, दोनों से क्या बन गया? बेबी बन गया। दोनों से क्या बन गया? बेबी। क्या ये बेबी ट्विंस हैं क्या? क्या ये बेबी ट्विंस हैं क्या? बिल्कुल। कौन से ट्विंस है ये? डाइजाइगोटिक या मोनोजाइगोटिक? मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट से बने हैं। तो जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं ना, जो आइडेंटिकल ट्विंस भी कहलाते हैं, इनका सब कुछ सेम है, जेनेटिक मेकअप भी सेम है। तो एमएससी भी क्या होगा? वही 6 नंबर का क्रोमोसोम इसमें है, वही 6 नंबर का क्रोमोसोम इसमें है। तो दोनों का एमएससी क्या होगा? सेम होगा। तो मान लीजिए दो पैदा हुए, दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं, एक का लीवर खराब हो गया, तो क्या दूसरा डोनेट कर सकता है क्या? हाँ सर, डोनेट कर सकता है, हमें इसमें भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ब्लड टेस्ट करवा सकते हो सकता है कहीं एक जाके एचआईवी ले आया हो, तो वो आप केस करवा सकते हो, है ना, अगर श्योर हो तो। लेकिन एमएससी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मोनो आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस में जो ट्रांसप्लांटेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसोग्राफ्ट। क्या बोलते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सिमरन, आइसोग्राफ्ट। क्या बात समझ में आई? अरे दोनों सेल हैं, दोनों में बराबर बराबर क्रोमोसोम होंगे, 46 इसमें 46 इसमें, क्लीवेज चल रहा है, माइटोसिस चल रहा है। अब मान लीजिए आपके कोई मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, तो आपको किससे लेना पड़ेगा? गधे से कि घोड़े से? अरे सर, इंसान मर गए क्या दुनिया में? हम अपनी ही स्पीसीज से लेंगे ना। जब हम अपनी ही स्पीसीज के किसी ह्यूमन का ह्यूमन में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो इसको बोलते हैं होमोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट। क्या मुझे इसमें एमएससी मैच कराने की जरूरत पड़ेगी क्या? क्या मुझे इसमें एमएससी? हाँ, इसमें हमें को एमएससी की जरूरत पड़ेगी, ब्लड टेस्ट सारी जरूरत पड़ेगी। सर इसमें कहां से ढूंढेंगे? देखो, 100% एमएससी तो किसी का नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम्हारा एमएससी तुम्हारे सगे भाई या बहन से मिलेगा या मुझसे मिलेगा? आपके भाई या बहन से मिलेगा, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम और आपके मम्मी पापा से आया है, जो क्रोमोसोम आपसे है। 100% तो आपका भी मैच नहीं करेगा, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि मेरे से ज्यादा तो मैच करेगा। तो जब हम ह्यूमन टू ह्यूमन में ट्रांसप्लांटेशन करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम डोनर किसको सेलेक्ट करते हैं? सिबलिंग को, जो आपका सगा भाई बहन है। वो नहीं मिलता तो फिर पेरेंट्स पर, और पेरेंट्स भी अगर अवेलेबल नहीं है किसी कारण से, तो हम अनरिलेटेड डोनर्स जो हैं आपके चाचा मामा ताया, उनसे बात करते हैं, या कोई ऐसा डोनर ढूंढते हैं जिनके साथ हमारी चीजें थोड़ी बहुत मैच हो रही हो, तो हम उनको पैसे देके या उनसे खरीद के, जो भी चीजें हैं, उनसे हम अनरिलेटेड डोनर्स की बात करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन कौन सा होगा? ऑटो, आइसो, होमो। बोलो। हाँ सर, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा होगा सक्सेसफुल? उसके बाद कौन सा होगा? होमोग्राफ्ट। क्लियर? अब आगे सुनो। चौथा है हेटेरोग्राफ्ट या जीनोग्राफ्ट। इसमें हम अदर स्पीसीज से ले रहे हैं, इसमें हम अदर स्पीसीज से ले रहे हैं। एमएससी की जरूरत इसमें फर्स्ट वाले में भी नहीं पड़ेगी, सेकंड वाले में भी नहीं पड़ेगी, थर्ड वाले में पड़ेगी। चलो बताओ, हेटेरोग्राफ्ट में क्या एमएससी की मिलाने की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे बोलता ही नहीं है कोई। ए बाबू, बोलो। नहीं पड़ेगी। ओ यार, तुम जो है दिमाग नहीं लगाते। अरे जब तुम्हारा चाचा मामा से नहीं हो रहा, इंसान का इंसान से एमएससी मैच नहीं हो रहा, तो गधे और घोड़े से होगा क्या? पहले ही पता है कि बहुत होगा ही नहीं, तो मैच करके क्या करेंगे? बहुत बोले मेरे छोरा छोरी, बहुत बोले बेचारे। कैसे करोगे तुम, हैं? दुनिया का सामना कैसे करोगे? अब आप सोच रहे होंगे कि जब एमएससी मैच ही नहीं करेगा तो ट्रांसप्लांटेशन कैसे करोगे? दिया क्यों है यहां पे? तो सुनो मेरी बात, सुनो 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 सुनो। अरे होगा, अरे होगा, हम करेंगे ना, होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। आपको क्या पता है कि मोस्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन कौन सा है?
जो ह्यूमन के अंदर बहुत तगड़ी तरीके से सक्सेसफुल होता है जिस ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन। अरे मेरा हार्ट फेल करवाओगे तुम, मेरे हार्ट की सर्जरी करवाओगे। अरे आइंस्टीन, कॉर्निया का नाम सुना है? कॉर्निया का, कुछ बच्चों ने सही बोला है, आई नहीं, नॉट आई, नॉट एन आई, इट्स कॉर्निया। कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन सबसे ज्यादा सक्सेसफुल देखा गया है। क्यों सर, क्या इसमें एमएससी नहीं होता क्या? एमएससी तो है ना, बिल्कुल एमएससी है। मैंने आपका कॉर्निया मेरे अंदर लगा लिया, क्या एमएससी नहीं आया? आया। लेकिन मेरी जो टी किलर सेल है वो इस एमएससी तक पहुंचने के लिए किसका साथ देती है? ब्लड का। और मेरे कॉर्निया में ब्लड, मेरे क्या, दुनिया इंसान के कॉर्निया में ब्लड पहुंचता ही। कॉर्निया इज अ नॉन वस्कुलर। जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा तो क्या टी किलर सेल पहुंचेगी क्या? अरे आप इस कोचिंग में घुस रहे हो दूसरे का आई कार्ड लेके, और गेट पर गार्ड नहीं है, तो क्या घुस पाओगे? हाँ, गार्ड ही नहीं है ना। नहीं समझे? मानने वाला ही नहीं है। एमएससी मैच होगा कि नहीं होगा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब सर ये बाकी चीजें तो हमें समझ में आ गई, लेकिन ये हेटेरोग्राफ्ट वाला क्या सीन है? अदर स्पीसीज वाला क्या सीन है? आपका जो दिल है ना, ये दिल, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना वाला दिल, इस दिल के अंदर वाल्व होते हैं। वाल्व सुना है? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बे फ्लो को रोकने के लिए, ऐसा कुछ सुना है? सुना है? वो वॉल्व कई बार खराब हो जाते तो चेंज करने पड़ते हैं। अब आप तो सिंथेटिक बनने लग गए, अब तो सिंथेटिक बनने लग गए तो अब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले जो पीआईजी है ना, पीआईजी, जो पीआईजी सुअर, पिग, उस पिग के वॉल्व अपने अंदर डाले जाते थे जब सिंथेटिक वॉल्व नहीं बना करते थे। ओ सर वो वॉल्व डाल रहे हैं तो यहाँ पे फिर एमएससी भी मैच नहीं हो रहा, कैसे काम चलेगा? अरे हार्ट के वॉल्व भी वेस्कुलर नहीं होते, वहां भी ब्लड वेसल नहीं पहुंचती। सिंपल मसल से जुड़े हुए होते हैं, मसल उनको बंद चालू करवाती है। फ्लैप होते हैं बस, फ्लैप, ढक्कन, और कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? तो जहां जहां ब्लड नहीं पहुंचेगा वहां दिक्कत ही नहीं है ना एमएससी की। एमएससी को चेक करने तो टी किलर सेल आएगी, और टी किलर सेल को लाने वाला ब्लड है। जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा, लगाओ कुछ भी लगाओ, क्या फर्क पड़ रहा है? जिस देश में बॉर्डर नहीं, सिक्योरिटी नहीं, वहां कोई भी घुस जाएगा। क्लियर? न्यूट्रिशन, नॉन न्यूट्रिशन की क्या जरूरत है? क्योंकि हमारा उससे मैच हो रहा है। हार्ट के वॉल की साइज भी तो मैच होनी चाहिए ना। ब्लू व्हेल का थोड़ी लगा देंगे, वो मैमल है तो वो भी मैमल है, और हार्ट का साइज और ये सब भी तो फर्क पड़ता है। अब नहीं लगाते हैं ना, अब सिर्फ सिंथेटिक लगाने लग गए, अब कुछ नहीं है। अब ये बेचारे जानवरों को मारना हमने बंद कर दिया। चलो आगे बढ़ सकता हूं? बताओ भाई, पहले का आंसर बताएंगे सब लोग? बेटा नॉन, जिनमें वेस्कुलरिटी है, जिसमें ब्लड पहुंच रहा है, उसमें तो दिक्कत है ना, वहां तो टी किलर सेल चेक करने आएगी ना, वहां तो टी किलर सेल चेक करने आएगी। चलिए बताइए, पहले का आंसर बताइए, पहले का आंसर बताइए भाई। बोलता ही नहीं है कोई। क्या तीसरा होगा क्या? बिल्कुल। चलिए एमएससी 2 बताइए, एमएससी 2 बताइए। एमएससी 2 कहां होगा? अरे सर अभी तो बताया, एमएससी 2 प्रेजेंट होगा एपीसी पर। ये एपीसी, ये एपीसी, ये एपीसी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए थर्ड बताइए, थर्ड बताइए, थर्ड बताइए। फोर्थ होगा ना भाई, होमो और एलो एक ही है, सेम स्पीसीज। बहुत बढ़िया, चलो फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ, फोर्थ बताओ।
सर याद ही नहीं करा, है ना, याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया, याद कर लेना टेबल में से, बहुत सही, लाइव वैक्सीन। चलिए फिफ्थ बताइए। पांचवा तो सबको आता है यार, ये तो कोई भी बता देगा यार, ये कोई क्वेश्चन है क्या? पांचवा तो कोई क्वेश्चन नहीं है, थर्ड आंसर जाएगा इसका, बोलो हाँ। इतनी बार बता दिया, बिल्कुल फोर जाएगा, क्लियर है? CMI। अरे ग्राफ्ट बोले तो ट्रांसप्लांटेशन की बात कर रहा है। चलिए बहुत शानदार बच्चों, आगे बढ़े। तालो तलते हैं। अब हमने बात कर ली है इम्यून सिस्टम की, अब हमने किसकी बात कर ली है? इम्यून सिस्टम की। इम्यून सिस्टम क्या है देख लिया, कैसे काम करता है देख लिया। अब हम बात करेंगे इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स की, कि अगर इम्यून सिस्टम में कुछ खराबी हो जाए, इम्यून सिस्टम में अगर कुछ खराबी हो जाए, डेंड्रिटिक सेल कौन सी है ये? वो नर्वस सिस्टम वाली डेंड्रिटिक सेल नहीं है यश, ये आपकी एपीसी है, ये डेंड्राइट जैसी दिखती है इसलिए नाम दे दिया डेंड्रिटिक सेल्स। आपकी स्किन में प्रेजेंट हैं ये एपीसी डेंड्रिटिक सेल्स। चलिए अब बात करते हैं आपके इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स की। अगर मैं इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स की बात करूं, इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर की बात करूं, तो या तो आपका इम्यून सिस्टम ज्यादा ही काम कर रहा है, या कम काम कर रहा है, या सही से काम नहीं कर रहा, या तो ज्यादा काम कर रहा है, या कम काम कर रहा है, या काम ही नहीं कर रहा। क्लियर? आकृति जी वो बात आगे आएगी जब हम ऑटो इम्यून पढ़ेंगे, आपको जवाब दे दिया जाएगा। चलो पहली हम बात करते हैं एलर्जी की। किसकी बात करते हैं? एलर्जी की। जहां जहां एलर्जी वहां वहां कौन सी एंटीबॉडी? जहां जहां एलर्जी वहां कौन सी एंटीबॉडी? आंख बंद करके हमें दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, वहां IgE मालिक, IgE। चलिए अब इसको थोड़ा सा सुनेंगे। एलर्जी कभी भी हो सकती है, ध्यान से सुना, एलर्जी कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, और किसी से भी हो सकती है। सर रिपीट करो, एलर्जी कभी भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। ठीक है क्या सर एलर्जी? अरे तुम जब बाहर गए तो तुम्हें धूल मिट्टी के सामना हुआ, धूल उड़ रही है, तुम्हें छींकें आना शुरू हो गई, तुम थोड़ा सा अच्छा महसूस नहीं कर रहे, नाक से पानी आ रहा है, आंख से पानी आ रहा है, आप कहोगे ये क्या हो रहा है, ये एलर्जी क्या हो गई। वहीं आपका बेस्ट फ्रेंड धूल में कुश्ती खेल रहा है, लौट रहा है, नहा रहा है, उसको कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारे अंदर एक पार्टिकल क्या चला गया, तुम्हारी हालत खराब। इसका मतलब तुम्हें एलर्जी है किससे? धूल से। क्या क्या मेरे दोस्त में, मेरे बेस्ट फ्रेंड में इम्यून सिस्टम नहीं है क्या? है ना, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव, अरे 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 क्या क्या क्या, हाइपर सेंसिटिव नहीं है। एलर्जी क्या है कि किसी भी सब्सटेंस, किसी भी पार्टिकल के लिए, जिसके लिए मैक्सिमम लोगों को दिक्कत नहीं है, उससे आपके इम्यून सिस्टम को दिक्कत हो जाए, आपका इम्यून सिस्टम ओवर रेस्पॉन्स करने लग जाए। मैं दूध पी रहा हूं, आम बात है, आप दूध पी रहे हैं, आम बात है, लेकिन कोई एक ऐसा मिलेगा जिसको दूध पीने के बाद स्किन में रैशेज हो जाते हैं, खुजली चलने लग जाती है, उसको दूध से एलर्जी है। यह एलर्जी कभी भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है। उसको दूध से एलर्जी है, जरूरी नहीं है कि तुमको भी दूध से एलर्जी हो। सर उसमें ऐसा क्या हुआ, मुझे नहीं पता, हमारे पास कोई एग्जैक्ट रीजन नहीं है कि एलर्जी क्यों होती है,
लेकिन एलर्जी क्या होती है कि जब आपका इम्यून सिस्टम एक्सजनरेटेड रेस्पॉन्स या हाइपर सेंसिटिव हो जाए, क्या हो जाए, हाइपर सेंसिटिव हो जाए, उसको जिस चीज को इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लेना था, उसको जिसे पैथोजन नहीं मानना था, वो उसको भी पैथोजन मान रहा है, उसके खिलाफ भी लड़ाई लड़ रहा है, तो आपको कुछ साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देंगे और उन साइन और सिम्टम का नाम ही एलर्जी है। और एलर्जी के जो साइन और सिम्टम मेनली दिखाई देते हैं वो आपकी स्किन पर और आपके म्यूकोसा पर दिखाई देते हैं। नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, छींके आना, स्किन पर खुजली होना, रेशेज हो जाना, फुंसियां हो जाना, दैट्स ऑल द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एलर्जी। ये कॉमन साइन एंड सिम्टम है जो आपको हर एक एलर्जी में देखने को मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एलर्जी का कारण हमें नहीं पता। सर इसका इलाज, कोई इलाज नहीं है एलर्जी का, सिर्फ एक ही इलाज है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है उस चीज से आप क्या रहें, दूर रहें। और जिसको भी जिससे एलर्जी है, जिसको भी जिससे एलर्जी है, वो क्या है, एलर्जन है। वो क्या है, वो एलर्जन है। बोलता ही नहीं है कोई। अरे जिसको दूध से एलर्जी है उसको क्या है, वो दूध उसके लिए क्या हो गया, बोलता ही नहीं कोई, एलर्जन हो गया। तो जब 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 बोलो, जब जब आपकी बॉडी में एलर्जन आएगा तब तब आपकी बी सेल एक्टिवेट होके क्या बनाएंगी, आईजीई बनाएंगी। और मैंने जब बताया था आईजी की टेबल में, तो आईजी जो एंटीबॉडी है वो अटैच होती है मास्ट सेल से, मास्ट सेल के ऊपर है आईजीई, और इस आईजी से जैसे जुड़ेगा एलर्जन, कौन जुड़ेगा भाई, एलर्जन, क्योंकि आईजीई को बनाया ही क्यों है, आईजीई को बनाया ही क्यों है, उस एलर्जन को मारने के लिए। वो उससे अटैच होगी, जैसे ही अटैच होगी आपकी मास्ट सेल रिलीज करेगी हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और ये हिस्टामिन सेरोटोनिन आपके अंदर कुछ साइन और सिम्टम लेके आएंगे। और वो आपको एलर्जी करेगा। जैसे आप एलर्जन से दूर हो जाएंगे, साइन और सिम्टम गायब हो जाएंगे, एलर्जी खत्म हो जाएगी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये तो हो गई जनरल बात। जब जब एलर्जन आएगा तब तब आईजीई होगी। सर ये एलर्जन, एलर्जन कुछ भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। क्या एलर्जी इंफेक्शियस है क्या? तुम पनीर खा के पछता रहे हो, क्या मैं भी पनीर खा के पछताऊंगा? नहीं। क्या मैं तुम्हें देख लूंगा तो क्या मेरा भी पनीर छूट जाएगा? हाँ, अगर तुम नजर लगाओगे तो हो सकता है। क्लियर है? नहीं आ रही क्या बात समझ में? अरे एक्सा जनरेटेड मतलब ओवर। देखो सुनो, एक 10 पार्ट दूध है, दूध को लेके समझते हैं। दूध तुमने पिया, एलर्जी हुई, दूध मैंने पिया, कुछ नहीं हुआ। इसमें गलती किसकी, दूध की या मेरी? सर इसमें इम्यून सिस्टम की गलती है कि वो किसी किसी को पैथोजन की तरह ट्रीट कर रहा है। हमारा इम्यून सिस्टम किसी को लेके ओवर रिएक्ट कर रहा है कुछ सर्टेन एलर्जन या माइल्ड एंटीजन को लेके, जो सबके लिए एलर्जन नहीं है। लाइक वायरस है, वो किसी के भी अंदर आएगा, इम्यून सिस्टम काम में करेगा, वो तो एक कॉमन चीज हो गई ना। लेकिन तुम दूध पी रहे हो, तुम्हारे अंदर एलर्जी हो रही है, मैं दूध पी रहा हूं, मेरे अंदर कुछ नहीं हो रहा, तो तुम्हारी बॉडी में उसके लिए क्या है, एलर्जी है। तो ये तुम्हारा इम्यून सिस्टम की गलती है कि वो ओवर रिएक्ट हो रहा है कुछ चीजों को लेके, वो ओवर रिएक्ट हो रहा है कुछ चीजों को लेके। कोई इलाज है सर इसका? नहीं। हाँ, लेकिन इससे जो साइन और सिम्टम्स आपको आ रहे हैं उसका इलाज है। कोई इसका रीजन नहीं है, जेनेटिक रीजन इसका मान सकते हैं। बेहतरीन चीज बता रहा हूं, एनसीईआरटी की ध्यान से सुनना। जब बच्चा पैदा हो रहा है
तो उस बच्चे को मारिए, मारिए मतलब पैथोजन से, उसको खेलने दीजिए धूल में, वो मिट्टी में खेल रहा है तो खेलने दीजिए, वो फर्श पे चल रहा है तो खेलने दीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा सिर्फ गोद में रहेगा, मेरा बच्चे को जब भी फर्श पे उतारूंगा तो लाइजोल का पोछा लगाऊंगा, डिटोल का पोछा लगाऊंगा, क्योंकि मैंने एड में देखा है माँ माने डिटोल का धुला। नहीं, डिटोल का पोछा लगा दोगे पैथोजन गायब हो जाएंगे। तुम्हारा बच्चा जब वहां फर्श पे चलेगा तो उसका इम्यून सिस्टम किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहा। तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ एसी हॉस्पिटल में, एसी गाड़ी से घर आ गया, घर में भी एसी है, धूप नहीं मिल रही, धूल नहीं मिल रही। जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हुआ और बाहर क्रिकेट खेलने गया, उसको धूल मिली, धूप मिली, तुम्हारा इम्यून सिस्टम पागल हो जाएगा, अरे ये क्या है, मैंने तो आज तक नहीं देखा कि धूप होता है, धूल होता है। पहले ही दिन ओ माय गॉड, लेट्स मेक एंटीबॉडीज, दिस इज ऑल द पैथोजेंस। लो भाई, तुम्हें क्या शुरू हो जाएगी, एलर्जन। वहीं तुम्हारा दोस्त जो बचपन से धूल मिट्टी में खेल रहा है वो मजे से खेलेगा, दोपहर की तपती गर्मी में भी बिना वो क्या डर्मीकूल लगाए बिना आराम से खेल रहा है, उसको घमोरिया वमोरिया कुछ नहीं हो रही। समझ पा रहे हो? तो आजकल मेट्रो सिटीज में अपने बच्चे को जो ज्यादा हाइजीनिक रखते हैं उनमें इम्यून सिस्टम, क्योंकि वो हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं। अब इसका मतलब तुम ऐसा मत समझ लेना कि तुम्हारा जब बच्चा हो तो तुम उसको रोज हॉस्पिटल घुमाने ले जाओ, रोज कोविड वार्ड में लेके जाओ, रोज कोरोना पेशेंट से मिलवाओ कि चल बेटा तुझे इम्यूनिटी लेकर आके आता हूं। नहीं, समझ पा रहे हो? सर ने बोला था उसको लड़वाओ, तो हाँ हाँ भाई साहब आपको क्या हो गया, अच्छा मलेरिया हो गया, रुको मैं अपने बच्चे को लेके आता हूं। नहीं, समझ पा रहे हो? नॉर्मल रखना है। हर बार ऐसा नहीं कि उसको धूल से एक्सपोज ही नहीं करवा ले, उसको धूल, अब धूल से एक्सपोज करवाने का मतलब उसको चम्मच भर के धूल खिलाना नहीं है। उसको आप बाइक पे कहीं लेके जा रहे हो, धूल उसके कांटेक्ट में आ रही है, धूप आ रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। वो नजला बेटा वायरल है, जुकाम जब बिगड़ जाती है तो उसको नजला बोलते हैं, वो एक एलर्जी को आप उसमें कंसिडर नहीं कर सकते, है ना? अरे एलर्जी मुझे हो रही है ना, मुझसे फैल नहीं रही। इन्फेक्शियस का मतलब क्या है? मेरे अंदर होना इन्फेक्शन नहीं, मेरे से किसी को होना, ये इन्फेक्शियस है। तुम्हें दूध पीने से एलर्जी है क्या? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ उठूंगा बैठूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, तो क्या मुझे एलर्जी हो जाएगी क्या? नहीं, जो एक दूसरे से फैले उसको इन्फेक्शियस कहते हैं। क्या यार, चलो क्लियर है? अब एक एक करके हम बात करते हैं एलर्जी की। तो आपने नाम सुना होगा अस्थमा। अस्थमा एक एलर्जी है, हिंदी में बोलते हैं दमा। ये आपके लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक तो समझते हैं ना, जिसमें लोअर ट्रेकिया के आगे की बात करते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और लंग्स की बात कर रहे हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज आती है, अपर ट्रेकिया आता है, उसमें लंग्स नहीं आते हैं, लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी में लंग्स इंक्लूड होता है। क्लियर? थैंक यू पल्लवी, थैंक यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरी बात सुनो, आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक ट्यूब ही तो है, ऐसे पाइपलाइन ही तो बिछी हुई है, ऐसे पाइपलाइन ही तो बिछी हुई है ना। यहां से हवा पास आउट हो रही है, हवा आ जा रही है, एक पाइप है जो हवा के लिए बना दिया गया है, उसमें हवा आएगी और जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हुआ क्या कि सही साफ चाल कम चल रहा था, ये आपके उस पाइप की ल्यूमेन है, अच्छी खासी ब्रॉड ल्यूमेन है, हवा अच्छे से पास हो रही है। लेकिन इस ल्यूमेन को अगर मैं छोटा कर दूं, इस ल्यूमेन का एरिया कम कर दूं, क्या उतनी हवा कंडक्ट हो पाएगी जितनी पहली हो रही थी? नहीं। क्या आपके ऑक्सीजन, आपके फेफड़ों को उतनी हवा मिल पाएगी जितनी मिल पा रही थी? नहीं। आपको दिक्कत होगी सांस लेने में। आप जैसे ही कोई एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, नाच गाना करेंगे, स्विमिंग करेंगे, तो आपको ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे हो, सांस ले रहे हो, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हो। समझ पा रहे हो? क्योंकि आपकी सप्लाई, आपकी डिमांड पूरी नहीं हो रही।
क्योंकि आपका एरिया क्या हो गया, छोटा हो गया। देखिए क्या होता है कि जब भी किसी को अस्थमा है, एलर्जी है, और वो किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आ रहा है, तो आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, स्पाज्म हो गया। ल्यूमेन की जो मसल्स थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, उसको क्या कर लिया, छोटा कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोस्पाज्म। तो ल्यूमेन क्या हो गई, छोटी हो गई। क्या रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, ओरल कैविटी हो, सब में इंटरनल लाइनिंग म्यूकोसा है, याद करो, म्यूकोसा एसोसिएटेड, सब जगह म्यूकोसा है। तो जब क्या आ रहा है, एलर्जन आ रहा है, हिस्टामिन रिलीज होगा, याद है हिस्टामिन रिलीज होगा, आईजीई आएगी, तो वो आईजी यहां पे आके, हिस्टामिन आके यहां पे ब्रोंकोस्पाज्म करा रहा है, साथ साथ में यहां पर म्यूकस का सिक्रेशन भी करा रहा है। लो भाई, पहले ही ल्यूमेन छोटी हो गई थी, उसमें और म्यूकस भर दिया, और क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हमारी ल्यूमेन क्या हो गई, नैरो हो गई। तो अब जितनी सप्लाई मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिल रही, हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। जब हम सांस लेंगे तो वीजिंग बोले तो विसिल ऐसे साउंड आएगी, सीटी जैसी विसिल होती है। भाई विसिल कैसे, विसिल से आवाज कैसे आती है, हमारे हवा को, हमारे एयर को कोई रेसिस्ट कर रहा है तो एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है। वैसे यहां पर पहले तो कंडक्शन साफ हो रहा था, क्योंकि क्या नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। अब म्यूकस आ गया, रुकावट आ गई। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? तो इसमें क्या होता है, एक्सपायरेशन में ज्यादा दिक्कत होती है कंपैरेटिवली इंस्पिरेशन के। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ज्यादा दिक्कत है सांस लेने की तुलना में, डिफिकल्टी। सर ऐसा क्यों, रास्ता तो सेम है ना सर, एक तरफ दिक्कत दे रहा है, एक तरफ क्यों नहीं दे रहा? अरे दिक्कत तो दोनों तरफ देगा, लेकिन कम दिक्कत किधर देगा, इंस्पिरेशन में। ऐसा क्यों सर? इंस्पिरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, वहां पे आप एटीपी खर्च करके दम लगा रहे हो, लेकिन जो एक्सपिरेशन है, सांस बाहर छोड़ने की जो प्रोसेस है, वो पैसिव प्रोसेस है। वहां पे आप मसल को यूज नहीं कर रहे हो, सिंपल डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, तो उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। ट्रीटमेंट क्या है? आई सेड कि एलर्जी का कोई इलाज हमारे पास नहीं है, लेकिन एलर्जी से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो साइन आ रहा है, उसका इलाज है। तो यहां पे हमें इस ब्रोंकियो को चौड़ा करना पड़ेगा, इसकी ल्यूमेन को चौड़ा करना पड़ेगा। तो जैसे उसे लगता है कि दम घुट रहा है, ल्यूमेन छोटी हो रही है, वो एक पंप, ब्लू कलर का पंप देखा होगा, मूवीज में बताते हैं, चुलबुल पांडे की माँ को था, याद है, उसकी माँ को ऐसे पंप नहीं दिया था, फिल्मों में ऐसे होता है ना? तो ऐसे वो स्प्रे कर लेती है, वो दवाई को कहां स्प्रे कर लेती, दवाई को अपने इनहेलर की हेल्प से, बिल्कुल कहां, अपने ट्रेकिया में। तो वो ब्रोंकियो को क्या कर लेता है, डायलेट कर देता है, उसको स्पेस मिलता है, सांस आ गई, बच गया। अगर कई बार अस्थमा का अटैक आ जाता है, अस्थमा का अटैक क्या होता है, ल्यूमेन बहुत ज्यादा क्या हो गई, नैरो हो गई, टाइम पे दवाई नहीं मिल रही है, आपकी डिमांड बढ़ गई, सप्लाई पूरी नहीं हो रही है, फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, दम घुटने से क्या हो गई, मौत हो गई। तो इसके इलाज के लिए देते हैं हम ब्रोंकियोडायलेटर्स, जिसमें एस्थलीन और साल्ब्यूटामोल है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है आपको। अस्थमा का इलाज नहीं है, अस्थमा से जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसका इलाज है। क्या एलर्जी आपके इम्यून सिस्टम के हाइपर एक्टिवेशन से हुई थी? हाँ, किसी का इम्यून सिस्टम ज्यादा वो हो गया। तो अगर किसी को सीवियर अटैक है एलर्जी का, तो उसमें हम स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? स्टेरॉइड्स भी यूज करते हैं। क्लियर? ये स्टेरॉइड भी हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो आप में अस्थमा से आपसे यही पूछा जाएगा, अस्थमा होगा, कौन सी एंटीबॉडी बनेगी? आंख बंद करके लगाना है, आईजीई लगेगी। कहां की डिजीज है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज है। क्लियर? एलर्जन किसी से भी हो सकते हैं, श्रुति गुप्ता, कोई सर्टेनिटी नहीं है। आपको किसी से एलर्जी हो सकती है, मुझे किसी से एलर्जी हो सकती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं दूसरी एलर्जी की, उसका नाम है फीवर। क्या नाम है फीवर। यह फीवर है पोलन ग्रेन से। यह एलर्जी किससे है? पोलन ग्रेन से। और यह एलर्जी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। किसकी है?
बोलता ही नहीं कोई। वो किसकी थी? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की। और ये किसकी है? अपर। राइनाइटिस, राइनाइटिस, राइन, राइनो, राइनो, राइन नाक, आइटिस सूजन आ गई, नोज। राइनोसोरस, राइनोसोरस गेंडा, उसके नाक की जगह क्या होता है? सिंग। राइनोसोरस, राइनाइटिस, नाक में आ गई सूजन। टर्मिनोलॉजी इज बायोलॉजी। तो जब आप हवा में फैल रहे हैं, खेल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हवा के साथ कुछ पोलन ग्रेन। व्हाट इज द पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन इज नथिंग सर। पोलन ग्रेन इज अ स्पर्म ऑफ प्लांट्स। मेल गैमेट्स ऑफ प्लांट्स भी हवा में घूम रहे हैं। आपने सांस ली, सांस के साथ अंदर चला गया, मेरे भी गया, आपके भी गया। लेकिन किसी को एलर्जी थी तो बॉडी आईजीई बनाएगी और आपको छींके आना चालू हो जाएगी, आपको नेजल डिस्चार्ज चालू हो जाएगा, राइनाइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको बोलेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। आपकी आंखों से, आंखों में होता है कंजक्टिवा, याद है कंजक्टिवा? इस कंजक्टिवा में भी सिक्रेशन होने लगेगा, नाम बोल देंगे कंजक्टिवाइटिस। आई से भी सिक्रेशन होने लगेगा, नोज से भी सिक्रेशन होने लगेगा। कुछ केसेस में फीवर भी आ जाता है, नाम दे दिया है फीवर। क्या बात समझ में आई? अभी तक मैंने आपको जो 2 एलर्जी पढ़ाई है बच्चों, वो दोनों एलर्जी थी लोकल। लोकल मतलब जो ब्रांडेड नहीं है ना, सस्ती है, नहीं। लोकल का मतलब है रीजनल। जिस जगह आपका क्या जा रहा है? एलर्जन जा रहा है, जिस सिस्टम में एलर्जन जा रहा है वहीं पर ही दिक्कत हो रही है। लाइक नाक में गया, नाक में दिक्कत, फेफड़ों में गया, फेफड़ों में दिक्कत। पूरी बॉडी पे अटैक नहीं कर रही थी आपकी ये दोनों एलर्जी, जिसका नाम है लोकल या रीजनल। लेकिन जो आपकी तीसरी एलर्जी है, जिसका नाम क्या है? सिस्टमिक या जनरलाइज्ड एलर्जी। इट इज अ मोस्ट सीवियर एलर्जी। अब तक हमारी जान नहीं जाती थी, अस्थमा में भी नहीं जाती थी, बहुत सीवियर केस में अस्थमा में जान जाती है। लेकिन जो मैं अब तीसरी एलर्जी की बात कर रहा हूं, जिसका नाम है एनाफाइलेटिक शॉक। क्या नाम है? एनाफाइलेटिक शॉक। ये इतनी खतरनाक एलर्जी है कि इसमें आपकी क्या होगी? मृत्यु। मृत्यु को हराने मेरे साथ आएगा कौन? मैं, कुछ नहीं। तीसरी की बात करते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक। ये एलर्जी बहुत खतरनाक है, ध्यान से सुनना कैसे। अरे जब जब एलर्जन आएगा तब तब आईजीई रिलीज होगी, जब जब आईजीई बनेगी तब तब मास्ट सेल एक्टिवेट होगी। अभी तक दोनों एलर्जी में लोकल एलर्जी थी, जहां पर आईजीई बन रही थी वहीं की मास्ट सेल एक्टिवेट हो रही थी। चलो अब इधर देखो, एक नाम सुना होगा आपने, पेनिसिलिन। अरे नाम सुना है? एंटीबायोटिक्स, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये पेनिसिलिन जब भी हम किसी को देते हैं ना, तो डायरेक्ट नहीं दे देते कि ले तू पेनिसिलिन खा ले। डॉक्टर कोई है तो वो पेनिसिलिन प्रिस्क्राइब ही नहीं करेगा पहली बात तो। अगर कर रहा है किसी केस में, तो पहले गोली खिलाने से पहले वो एक टेस्ट करवाएगा आपकी बॉडी का, कि आपकी बॉडी पेनिसिलिन के लिए एलर्जी रखती है या नहीं। अगर एलर्जी नहीं रखती तो आप पेनिसिलिन खा सकते हैं, लेकिन अगर एलर्जी रखती है तो पेनिसिलिन नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी, नहीं खानी पे एलर्जी। अगर किसी को एलर्जी है तो क्यों नहीं खानी? मुझे एलर्जी है और मैंने पेनिसिलिन खा ली तो क्या हो गया? तो सुनो क्या हो गया। अगर आपने पेनिसिलिन ले ली और आपको उससे एलर्जी है, पेनिसिलिन कहां जाएगी? ब्लड में। आपको उससे एलर्जी है तो कौन एक्टिवेट होगा? बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होके क्या बनाएगी? आईजीए। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक भी तो ऐसे ही हो रहा था, आने दो। आईजीए किसको एक्टिवेट करेगी? मास्ट सेल को। अब देखना, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अभी तक तो मास्ट सेल वहीं की एक्टिवेट हो रही थी जहां पर एलर्जन जा रहा था। पेनिसिलिन वाले केस में पूरी बॉडी की, जनरलाइज, सिस्टेमिक, पूरी सिस्टम की, पूरे सिस्टम की क्या एक्टिवेट हो जाएंगी? मास्ट सेल। और पूरी बॉडी की मास्ट सेल भर भर के क्या रिलीज कर रही है?
हिस्टामिन, और हिस्टामिन होता है वेसो डायलेटर। पूरी बॉडी की ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, पूरी बॉडी की ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, और इतना सडन, इतना जल्दी बीपी क्या होगा, डाउन। बीपी तुरंत प्रभाव से डाउन होगा। और अगर जब बीपी डाउन हो गया तो आपके ब्रेन को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, वहां तक ब्लड तो पहुंच ही नहीं पा रहा। तुरंत प्रभाव से बीपी डाउन होता है, कोमा और डेथ। इसलिए पेनिसिलिन डायरेक्ट नहीं खाई जाती, पहले टेस्ट। अच्छा, टेस्ट कैसे करेंगे? मैं लैब में जाऊंगा और लैब वाला जो है मुझे पेनिसिलिन खिला के देखेगा कि मरा कि नहीं मरा है, ऐसे नहीं। वो सैंपल लेगा ना आपके ब्लड का, रिएक्शन वगैरह करवाएगा, आपके अंदर नहीं करेगा। क्लियर है? जो भी टेस्ट है वो करवाएगा। एलर्जिक टेस्ट होते हैं। सर अगर किसी को ऐसा हो गया और वो सही जगह पर है, सही जगह मतलब किसी हॉस्पिटल में है, किसी केमिस्ट के पास है, किसी डॉक्टर के पास है, तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना है? मुझे बीपी बढ़वाना है। अब ध्यान से सुनना, अगर ये डेथ और मतलब पेनिसिलिन चला गया उसकी बॉडी में, उसके पास ज्यादा समय नहीं है, हमें एक साथ सारे के सारे काम करने होंगे। हमें एड्रेनालिन भी देना होगा, डोपामीन भी देना होगा, स्टेरॉइड भी देने होंगे, हिस्टामिन को भी कम कराना होगा, और फास्ट इंट्रावीनस फ्लूइड भी देना होगा। ये सब केसेस होंगे जिससे आपका बीपी क्या होगा, तुरंत प्रभाव से बढ़ने लगेगा, और आप कोमा में हैं तो आप कोमा से बाहर आने की तरफ बढ़ेंगे, या आप कोमा में जाने वाले हैं तो कोमा में जाने से बच जाएंगे। क्लियर है? ये सब एक साथ दे दिए जाते हैं क्योंकि फटाफट बीपी ना बहुत तुरंत और एक साथ गिर जाता है। तो हमें इम्यून सिस्टम को भी कम करना है, स्टेरॉइड दे देंगे, हिस्टामिन को कम करना है, एंटीहिस्टामिन दे देंगे, बीपी को बढ़ाना है, इंट्रावेनस फ्लूइड दे देंगे, एड्रेनल, डोपामिन सब दे देंगे। सबको मिला के मतलब ऐसा नहीं है कांच के गिलास में घोलेंगे, ले घोल के पिला देंगे, नहीं, सब अलग अलग जगह से दे रहे हैं। इधर से इंजेक्शन लग रहा है, इधर से इंट्रावेनस फ्लूइड चल रहा है, इधर से एंटीहिस्टामिन लग रहा है। समझ आ रही है बात? सब एक साथ दे दिया जाएगा ताकि वो बच जाए। तो वो दोनों एलर्जी, फास्ट इंट्रावीनस फ्लूइड मतलब ड्रिप चढ़ाएंगे उसको, उसके ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, क्योंकि वेसोडायलेशन हो गया ना, तो बीपी को बढ़ाने का एक ही तरीका है, तो ब्लड वेसल को छोटा कर दो, वो भी करेंगे, और बीपी का ब्लड फ्लूइड का अमाउंट बढ़ा दो तो भी बीपी बढ़ जाएगा। तो वो दोनों तो जो थी वो लोकल एलर्जी थी, ये सिस्टमेटिक या जनरलाइज एलर्जी है जो पूरी बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है। समझ में आ गई चीज? तो ये 3 एलर्जी की बात हमने करी थी। कौन कौन सी पढ़ ली हमने अभी तक? बोलता ही नहीं है कोई। अस्थमा, हे फीवर और एनाफाइलेटिक शॉक। सबसे खतरनाक कौन सी? एनाफाइलेटिक शॉक। क्लियर है? अगला आता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक खास बात थी कि ये फर्क कर पा रहा था, ये फर्क कर पा रहा था किस किस में? अपने में और पराये में, सेल्फ में और नॉन सेल्फ में। लेकिन जब आपका इम्यून सिस्टम पहचान नहीं पा रहा कौन अपना और कौन पराया, तो जब वो पहचान नहीं पाएगा कौन अपना और कौन पराया, तो अपनों के ही खिलाफ साजिश रचने लगेगा, अपने ही एंटीजन के खिलाफ, अपने ही सिस्टम के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगेगा। और जब भी किसी के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी तो वो एंटीबॉडी तो जाके उसको मारेगी। अब वो जिसको मार रही है क्या वो काम का था? हाँ सर, वो तो काम का था ना, हमारी बॉडी में काम कर रहा था। तो अगर वो मर गया तो दिक्कत हो जाएगी, और जब भी वो मरेगा तो हमें कुछ डिजीज होगी, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में। यहां तक बात समझ में आई सभी को? कल इसके आगे हम पढ़ेंगे, एक एक करके इसके डिजीज के बारे में देखेंगे। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। राम राम।